हेलो गाइस, आज हम ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के 65 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर तुम्हें और भी एपिसोड देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें रानी और वेनिसा को दिखाया जाता है। वेनिसा रानी से कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। वो कहती है कि मेरी फैमिली ब्लैक बुल है। फिर हमें वेनिसा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वेनिसा कहती है मैंने थ्रेड मैजिक से गुड़िया बनाई। ये देखकर तो रानी भी उसकी तारीफें करती है। वेनिसा कहती है कि मैं अपने मैजिक से सबको खुश करना चाहती हूँ। रानी उससे कहती है मुझे यकीन है तुम ऐसा कर सकती हो वेनिसा। रानी उससे कहती है कि मैं अपने परफेक्शन के लिए इतना अपसेट हो गई। एक ऐसी भी पावर होती है जो कि एक इंसान के इमोशन के साथ इकट्ठी होती है। किसी एक इंसान के लिए वो बाहर आती है। फिर रानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वह अपने ब्लड रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल करती है। फिर रास्ता नीचे गिरता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सबको ठीक होता देखकर नोएल रोने लग जाती है। वो जाके वेनेसा को हक कर लेती है। नोएल कहती है हम जीत गई, हम तुम्हारे मैजिक से जीत गए। डोमिना फेंजल को हक कर लेती है और उससे कहती है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। फिर डोमिना मार्स और फना के पास जाती है। डोमिना नोटिस करती कि उन दोनों ने अपना हाथ पकड़ा हुआ है। वो मार्स से कहती है अच्छा काम किया तुमने। फिर नोएल वेनेसा को थैंक यू कहती है। वेनेसा कहती है नहीं, मैं तुम सबकी वजह से जीत पाई। मैं तुम्हारे बिना अपने न्यू स्पेल को यूज नहीं कर पाती। और यहाँ पे आस्था कहता है कि मैं तो पहले से भी ज्यादा बेहतर लग रहा हूँ। नोएल ब्लश करते हुए कहती है अरे बेवकूफ, तुम अभी तक नंगे हो। आस्था कहता है तुमने सही कहा। फिर वो नोएल को अपनी बॉडी दिखाता है। ये देखकर नोएल लाल हो जाती है और वो आस्था को एक चाटा मार देती है। अगले सीन में नेरो रानी के पास आती है। वो उसके मैजिक स्टोन पर अपनी चोंच मारती है। रानी नेरो को देखकर कहती है ये बर्ड। अगले सीन में वो सब रानी के घर में होते हैं। जल कहता है रानी से मिडनाइट सन यहाँ पर आई थी मैजिक स्टोन की तलाश में, तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? रानी कहती है तुम जिस मैजिक स्टोन की बात कर रहे हो वो ये है। फिर वो अपना मैजिक स्टोन आस्था को निकाल कर दे देती है। फिर आस्था उन्हें थैंक्स कहता है। फिनरल शौक होते हुए कहता है कि हमें मैजिक स्टोन इतनी आसानी से मिल गया। आस्था कहता है रानी से मिडनाइट सन मैजिक स्टोन के पीछे क्यों पड़ी है, वो इससे क्या करना चाहता है, क्या तुम्हें कुछ पता है? रानी बताती है मैजिक स्टोन एक तरीके का मैजिक आइटम होता है, जो भी उसे पहनता है उसका मैजिक बढ़ जाता है। लेकिन मैजिक स्टोन का इस्तेमाल सिर्फ एल्फ ही कर सकते हैं। एल्फ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं और उनके पास इंसानों से ज्यादा मैजिक होता है। इसका मतलब ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिनरल कहता ये रानी फिर कब से जिंदा है? दिखने में तो ये ओल्ड नहीं लगती, इसकी स्किन भी काफी ज्यादा अच्छी है और ये तो दिखने में बूढ़ी भी नहीं लग रही है। रानी बताती है कि एल्फ और इंसानों में लड़ाई हुई थी। इंसान ज्यादा थे इसलिए वो इस फाइट में जीत गए। फाना के अंदर जो तीसरी आंख थी वो एक फॉर्मिडन मैजिक था, लेकिन उसको फाना ने एक्टिवेट नहीं किया था। किसी और ने उसके ऊपर फॉर्बिडन स्पेल किया था और वही फाना को कंट्रोल कर रहा था। फाना तो उसके लिए बस एक वेसल थी। फॉर्मिडन मैजिक को करने के लिए काफी ज्यादा मैजिक चाहिए होता है। रानी उन्हें बहुत कुछ समझाते लेकिन आस्था को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रानी उन्हें एक डीमन के बारे में बताती है और हाँ, ये वही डीमन था जो कि आस्था के विलेज में है। वो कहती है कि इस स्पेल को एल्फ के लीडर ने एक्टिवेट किया था और उस डीमन को बाद में फर्स्ट विजर्ड किंग ने हराया था। नोएल अपने मन में सोचती है मेरी ग्रैंड मदर जो कि मुझे पिक्चर बुक सुनाया करती थी, इसका मतलब वो सारे एल्फ थे। फिर हम देखते हैं फिनरल को जो कि इन्फॉर्मेशन को नोट कर रहा था, इसका मतलब वो सारी डिटेल को लिख रहा था जो उसे रानी बता रही थी। रानी बताती आस्था जो स्वॉर्ड को इस्तेमाल करता है वो दोनों स्वॉर्ड एल्फ के लीडर की हुआ करती थी। और यह सुनने के बाद तो आस्था का ये हाल होता है। रानी बताती अगर तुम मिडनाइट सन से फाइट को जारी रखोगे तो तुम्हारी सारी मिस्ट्री सोल्व हो जाएगी। फिर रानी मार्क्स को अपने मैजिक से दवाई बनाकर देती है। उसकी मदद से वो डायमंड किंगडम के किंग को ठीक कर सकता है। मार्स बताता है कि मैं डायमंड किंगडम को एक खुशहाल देश बना दूंगा और इसमें लेडोस मार्स की मदद करेगा। लेडोस कहता है कि मैं तुमसे वापस मिल जाऊंगा टीचर। फिर हमें बताया जाता है कि फाना फेंजल के साथ ही रहेगी। मार्स कहता है फाना से क्या तुम मेरे लिए वेट करोगी? एक दिन मैं डायमंड किंगडम को रहने वाला देश बना दूंगा और फिर तुम वापस रहने के लिए आ सकती हो। फिर हम देखते हैं फाना भी उसकी बात मान जाती है। फाना कहती है कि मैं इंतजार कर लूंगी। और दूसरी तरफ फिनरल इमोशनल हो रहा था, वो इसीलिए क्योंकि उससे जलन हो रही थी। फिर आस्था सिस्टर लिली के बारे में सोचता है कि एक दिन हम दोनों भी ऐसे ही गले लगेंगे। मार्स कहता आस्था से कि मुझे खुशी हुई थी जब तुमने मुझे अपना दोस्त बोला था। फिर हमें रानी और वेनेसा को दिखाया जाता है। वेनेसा आखिरी बार रानी से मिलकर जा रही थी। रानी उससे कहती कि अब से तुम आजाद हो मेरी बच्ची, पर तुम्हारा जब मन करे तुम यहाँ पर घूमने भी आ सकती हो। और यहाँ पे वेनेसा भी थोड़ी सी इमोशनल हो ही रही थी लेकिन वह खुद को संभालती है और वो चली जाती है। फिर वहाँ पे वेनेसा आ जाते हैं और उनसे माफी मांगती है लेटाने के लिए और इसके बाद वो चलने के लिए कहती है। फिनरल कहता है यहाँ पे तो बहुत सारी विचेस है लेकिन मैं एक को भी पटा नहीं पाया।
रात का सीन होता है और वो सब घर आ जाते हैं। आस्था रोते हुए कैप्टन यामी से कहता है कि मेरे हाथ ठीक हो गए। कैप्टन यामी कहते तुम्हारे कपड़े कहाँ गए। आस्था बोलता है क्या फर्क पड़ता है। फिर वह कैप्टन यामी को मैजिक स्टोन देता है। कैप्टन यामी आस्था को पकड़कर उससे कहते हैं जाओ मेरे लिए दारू लेकर आओ। उससे कहते हैं कि ये तुम्हारा फर्स्ट मिशन है और आस्था भी दौड़कर जाता है दारू लाने के लिए। फिर आस्था दारू ले आता और वो सेकंड मिशन की डिमांड करता है, लेकिन कैप्टन यामी उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। ये सुनते ही आस्था को एक झटका लग जाता है और वो रोने भी लग जाता है। फिर नोएल आस्था के लिए कपड़े लाती है पहनने के लिए। फिर अचानक से वहाँ पर मैग्मा और लक भी आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं मैग्मा जो कि बार बार लगातार बातें कर रहा था खुद से ही, लेकिन लास्ट में वो कहता है कि वो आस्था के हाथ को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आए। आस्था उन दोनों को बताता है कि मेरे हाथ तो ठीक हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों भी नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर गोल्डन और गोसे भी आ जाते हैं और वो दोनों भी निराश होते हुए आते हैं। इसका मतलब उन दोनों को भी इलाज नहीं मिला। आस्था उन दोनों से भी कहता है कि मेरे हाथ तो ठीक हो चुके हैं और ये देखने के बाद तो गोसे आस्था के ऊपर भड़क जाता है। गोसे आस्था से कहता है कि तुम दोबारा जाकर अपने हाथों पर कर्स लगवा लो, फिर मैं खुद तुम्हारे हाथों को ठीक करूंगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पर चार्मी और ग्रे भी आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों के ऊपर तो मशरूम उगरे होते हैं। फिर चार्मी आस्था को बहुत सारा खाना देती है, लेकिन वो भी आस्था के लिए इलाज नहीं ला पाई थी। ग्रे आस्था से कहती है तुम्हारा हाथ तो ठीक हो गया। कैप्टन यामी खाने को देकर पार्टी करने के लिए कहते हैं और अगले सीन में उन सभी की पार्टी भी शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं आस्था को जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, वो इसीलिए क्योंकि उसके हाथ ठीक हो चुके थे। कैप्टन यामी को याद आता है कि उसने अपने बीस्ट को खाना नहीं खिलाया। फिर वह आस्था से कहते हैं खाना खिलाने के लिए और हमेशा की तरह वैसा ही होता है, वो बीस्ट आस्था के ऊपर ही हमला कर देता है। फिर कैप्टन यामी आस्था से कपड़ा धोने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो उसे लाइब्रेरी साफ करने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं आस्था पोछा लगाता है। फिर उसे कैप्टन यामी बुलाते हैं। फिर कैप्टन यामी उसे टॉयलेट पेपर लाने के लिए कहते हैं और यह सुनने के बाद तो आस्था बहुत तेज भाग कर जाता है। फिर वेनेसा अपना फ्लैशबैक याद करती है जिसमें रानी उसे आने के लिए कहती है। सब जानते हैं कि वेनेसा ब्लैक बुल में रहना चाहती है। एपिसोड के लास्ट में वेनेसा कहती है इस बाहर की दुनिया में आकर मुझे एक फैमिली मिली, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और एपिसोड की शुरुआत में हमें गोल्डन डाउन का सीन दिखाया जाता है। क्लाउस कहता है अपने टीम मेंबर से मुझे यकीन है कि तुमने सुना होगा जंगल की रानी की मदद से आस्था के हाथों को ठीक करा दिया है। ये सुनने के बाद तो मिमोसा खुश हो जाती है। फिर मिमोसा ब्लश कर देती है। मिमोसा कहती है मेरा मतलब मुझे सुनने में कोई परेशानी नहीं थी। फिर वो कहती है तुम दोनों इसीलिए तो परेशान थे, मुझे लगता है कि अब तुम दोनों अच्छा महसूस कर रहे होंगे। यूनो कहता है मैं आस्था की फिक्र नहीं कर रहा था। मिमोसा बताती है कि क्लाउस सर हर रात को अपने ऊपर पानी डाल रहे थे, वो आस्था के लिए दुआ कर रहे थे ताकि आस्था ठीक हो सके। ये सुनने के बाद तो क्लाउस शौक हो जाता है। क्लाउस कहता है मुझे यकीन है कि तुम लोग जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है। क्लाउस बताता है कि ये मिडनाइट सन के बारे में है। तुम लोगों को याद तो होगा कि मिडनाइट सन ने रानी के जंगल पर हमला किया था। उन्होंने मैजिक स्टोन को लेने की कोशिश करी थी। वहाँ पर आस्था की टीम थी और उन लोगों ने उनका सामना किया था। फिर मिमोसा आस्था की तारीफें करती है। क्लाउस कहता है कि हम नहीं जानते। क्लाउस कहता है यूनो से तुम बताओ हमें मिडनाइट सन के बारे में। यूनो कहता है मुझे क्या पता। यूनो बताता है कि उन्होंने रॉयल कैपिटल पे अचानक हमला किया। मैजिक नाइट भी उनका सामना करने के लिए गए थे। फिर हमें दिखा जाता है बहुत सारे मैजिक नाइट उन सभी का सामना कर रहे होते हैं और क्लाउस भी उन सभी के ऊपर हमला करता है। फिर हम देखते हैं मिमोसा को जो कि सभी को हील कर रही होती है। यूनो अपने मैजिक से उस विच के ऊपर हमला कर देता है। सारे मैजिक नाइट मिलकर उन सभी को हरा रहे होते हैं और यहाँ पे विज़र्ड किंग भी सभी को समझा रहे होते हैं। शार्लेट बताते हैं कि फिगोलियन का पेंडेंट गायब है। ये सुनते ही विज़र्ड किंग अपना फ्लैशबैक को याद करते हैं। एक पत्थर के अंदर बहुत सारे मैजिक स्टोन लगे थे। क्लाउस बताता है कि मिडनाइट सन हमें न्यून विलेज में मिले थे। मिमोसा कहती लगता है कि आई ऑफ द मिडनाइट सन के रास्ते में आना आस्था की किस्मत में है। फिर क्लाउस हमें थर्ड आई के बारे में बताता है। मिडनाइट सन का लीडर बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर हम देखते हैं वो तीनों के तीनों कैप्टन यामी के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर वहाँ पर मैजिक नाइट कैप्टन भी आ जाते हैं। कैप्टन जैक कहते हैं लगता है कि तुम मजे कर रहे हो यामी। फिर हम देखते हैं शार्लेट उसके ऊपर हमला कर देती है। कैप्टन जैक भी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। नोजेल मिडनाइट सन के लीडर के ऊपर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कैप्टन जैक को जो कि विटो से फाइट कर रहे होते हैं। तीनों कैप्टन एक एक करके थर्ड आई के मेंबर से फाइट करते हैं। कैप्टन यामी भी ऊपर से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो कैप्टन यामी को देख लेता है और वो उनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। अचानक से आस्था बाहर निकलता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। वो आदमी आस्था से कहता है तुम्हारे पास ये ग्रिम्बोर क्यों है।
फिर वो आस्था के दोनों स्वॉर्ड के बारे में बात करता है। वो बताता है कि ये स्वॉर्ड मास्टर की है। आस्था कहता है ये दोनों मेरी है। यूनो कहता है कि अगर मैं वहां पर होता तो सब कुछ उनके लिए आसान होता। क्लाउस बताता है कि वह कैप्टन फिगोलिन के पेंडेंट के पीछे पड़े थे। फिर हम देखते हैं विज़र्ड किंग उन्हें मैजिक स्टोन की लोकेशन देते हैं। कैप्टन यामी के पूछने पर वो बताते हैं अंडर वाटर टेम्पल। फिर हमें अंडर वाटर टेम्पल के अंदर का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वेटो आ गया था। फिर लक और मेगमा दोनों उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते लेकिन वो उसे हरा नहीं पाते। अगले सीन में वेटो आस्था को पकड़ लेता है। वेटो उससे कहता है कि अब चिल्लाओ निराशा। फिर हम देखते हैं आस्था वेटो को काट लेता है। फिर वहाँ पर काहोनो और नोएल भी आ जाती है। वो दोनों साथ में कहती है उसने कहा था ना कि अगर उसने हार मान ली तो वो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर काहोनो सिंगिंग करके अपने भाई को पावर देती है और उसका भाई वेटो के ऊपर हमला कर रहा था। वो जोश में आकर वीटो के ऊपर हमला कर देता है लेकिन वीटो को तो कुछ भी नहीं होता। वीटो से कहता है क्या हुआ। वीटो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसका एक पाँव कट जाता है। ये देखकर काहोनो जोर से उसका नाम पुकारती है। वीटो कहता है तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। वो काहोनो के गले के ऊपर अपना हमला कर देता है यहाँ तक कि उसके मुंह में से खून भी निकल रहा था। नोएल कहती है जोर से काहोनो। ये देखकर तो नोएल की शक्ति बढ़ जाती है। नोएल कहती है मेरे दोस्त को जाने दो। वो बताती है कि मैं ब्लैक बुल की नोएल सिल्वा हूँ। नोएल कहती है मेरे दोस्तों और मेरे साथियों को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। नोएल कहती है वाटर क्रिएशन मैजिक सी ड्रैगन रोर। वो अपने वाटर के ड्रैगन से उसके ऊपर हमला कर देती है। वीटो उसे रोकने की कोशिश करता है। नोएल अपना पूरा दम लगा देती है जिससे ड्रैगन दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। इसके बाद वीटो बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी चिल्लाने की वजह से तीसरी आग बाहर आ जाती है। वीटो अपने मिथिकल बीस्ट मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देता है। वीटो का मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसका मैजिक भी दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। धुआं हटता है। हम देखते हैं कि आस्था ने नोएल को बचा लिया था। आस्था कहता है कि ये खत्म नहीं हुआ है। आस्था कहता है हमने अभी तक हार नहीं मानी है। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था का डेविल का ऑरा बाहर आ जाता है और आस्था भागकर उसके ऊपर हमला कर रहा होता है लेकिन अचानक से आस्था की हमला करने की स्पीड बढ़ जाती है और वेटो को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आस्था कहाँ से वार कर रहा है। आस्था अपना फाइनल हमला करने के लिए उसके पास आता है। वेटो भी उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। आस्था उसके ऊपर हमला कर देता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। फिर हमें दिखा जाता है कि आस्था ने उसे हरा दिया है। फिर हम देखते हैं वेनेसा और आस्था दोनों आस्था को हक कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं वीटो को दोबारा कुछ हो रहा था। वीटो कहता है मैं पूरे मंदिर को उड़ा दूंगा। फिर हम देखते हैं ब्लैक बुल भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहाँ पर कैप्टन यामी एंट्री मान लेते हैं। कैप्टन यामी कहता है अरे बेवकूफो तुम ठीक तो हो। कैप्टन यामी वीटो की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि यही वजह कि मैं अपनी सारी लिमिटों को पार कर पाया। ये सब तुम सबकी वजह से हुआ मूर्खो। वेटो कहता है तुम इंसानों को निराशा का स्वाद चखाना पड़ेगा। इस निराशा के साथ उस निराशा के साथ चुप रहो तीन आंखों वाले गुंडे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मैजिक कितना स्ट्रॉन्ग है। ये स्पेल डायमेंशन को भी काट सकता है। फिर कैप्टन यामी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर कैप्टन यामी अपना स्पेल पढ़ते हैं डार्क मैजिक डार्क क्लॉक डायमेंशन स्लैश। फिर क्लाउस कहता विश की रानी के मुताबिक। रानी बताती है कि वो मैजिक स्टोन एक मैजिक आइटम है। वो पहनने वाली की शक्तियों को बढ़ा देता है लेकिन सिर्फ एल्फी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आई ऑफ द मिडनाइट सन इनके वंश हो। फिर रानी आस्था को उसकी स्वॉर्ड के बारे में बताती है। जो तुम स्वॉर्ड इस्तेमाल करते हो वो एल्फ के लीडर की है। क्लाउस कहता है कि हम नहीं जानते कि वह मैजिक स्टोन के साथ क्या करेंगे लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम मैजिक नाइट है। हम क्लोवर किंगडम और उनके लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर क्लाउस कहता यूनो मिमोसा मैं तुम दोनों के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। वो दोनों यस सर बोलते। फिर यूनो कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है दुश्मन कोई भी हो हम उन्हें हरा देंगे। फिर वह अपने मन में कहता है कि मैं विज़र्ड किंग बनने जा रहा हूँ तो आस्था मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा। अगले सीन में कैप्टन यामी विज़र्ड किंग को मैजिक स्टोन देते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं मेरे लोगों को ये विचेस के जंगल में रहने वाली बुढ़िया डायन से मिला। जूलियस कहते हैं उन्होंने डायमंड किंगडम वालों को हराया। मैंने सुना है कि यह ब्लैक बुल ने किया। फिर विज़र्ड किंग ब्लैक बुल का शुक्रिया अदा करता है। कैप्टन यामी कहते हैं थैंक्स लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हमें स्टार नहीं मिला तो। विज़र्ड किंग बताते हैं कि हमारे पास अच्छी खबर और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये कि हमें मिडनाइट सन के ठिकाने के बारे में पता चल गया है। कैप्टन यामी कहते हैं तो फिर बुरी खबर क्या है। जूलियस बताते हैं कि मिडनाइट सन हमारे ऊपर बड़े हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। अगले सीन में हमें मिडनाइट सन के लोगों को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।